अगर आप भी अपनी पत्नी के झूठे आरोपों से परेशान हैं या आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने झूठे आरोप लगाए ही नहीं, साथ-साथ कंप्लेन भी कर दी है या फिर आपको धमकी दे रही है कि मैं आपके खिलाफ ये कंप्लेन कर दूँगी, इस तरह के एलिगेशंस बता रही है जो आपने आज तक करने की सोची नहीं या फिर आपने करा ही नहीं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पति को परेशान किया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि पति के साथ-साथ अपने ससुराल वालों को यानी कि हर एक मेंबर को उसके अंदर घसीटने की कोशिश की जाती है और ये सब करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, अपने पति को, अपने ससुराल वालों को परेशान करना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि अगर पत्नी इस तरह के काम करती है, तो आप उस चीज़ से कैसे टैकल कर सकते हैं या फिर आपके पास उस चीज़ के खिलाफ क्या सॉल्यूशन है? नॉर्मली जो वाइफ्स होती है यानी कि जो भी पत्नियाँ होती है, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हुई देखी जाती है। ऐसा होता है कि कुछ भी चाहिए या फिर कुछ भी छोटी-सी बात होती है, घर छोड़कर चली जाती हैं, फिर बाद में झूठे एलिगेशंस लगाती है, पति ही नहीं उसके ससुराल वालों को भी परेशान करती है। वो सिर्फ़ इसीलिए सबका नाम ऐड करने की कोशिश करती है कि सब पे दबाव बनाया जा सके। दबाव बनाने के साथ-साथ वो सोचती है जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतने ज़्यादा सब परेशान होंगे, उतना ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। और जब वो झूठे एलिगेशंस लगाती है, तो एलिगेशंस में नॉर्मली यही चीज़ें होती है कि मुझे मारा-पीटा, मेरे पति ने मारा, मेरे ससुर ने मारा या फिर मेरे देवर ने या फिर मेरी जो ननंद है उसने मारा। मतलब इस तरह के एलिगेशंस होते हैं या फिर मेरे ससुराल वालों ने मेरे से दहेज की डिमांड करी या फिर मेरे ऊपर इन्होंने क्रूएलिटी करी यानी कि मुझे मेंटल टॉर्चर करा। इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर देखी जाती हैं। और ये कंप्लेन करने का सिर्फ़ एक ही मकसद होता है कि या तो अपने ससुराल वालों को परेशान करना, अपनी बात को ऊपर रखना, नहीं तो किसी भी तरह से अपना काम निकलवाना यानी कि दबाव बना के रखना। अब बात आती है कि जब भी पत्नी कंप्लेन कर देती है, जब भी आपके खिलाफ ऐसी कोई कंप्लेन हो रही है तो आपके पास एक सीधा-सा सॉल्यूशन है। जो कंप्लेन होगी वो होगी 498 ए आईपीसी की अगर पहले हुई होगी और अगर अब हुई है यानी कि अगर रिसेंट कंप्लेन करी है तो वो होगी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 के अंदर कंप्लेन की जाएगी। अगर वो कंप्लेन आपके खिलाफ करेगी तो उसके अंदर यही चार्जेस होंगे कि आपने क्रूएलिटी करी, आपके घर वालों ने क्रूएलिटी करी है या फिर आप लोगों ने उसके साथ मारपीट करी है कि मेरे पति ने मारा, मुझे बहुत बुरी तरह से बालों से घसीटा या फिर इतने बुरे इल्ज़ाम वो लगा सकती है, हर तरह का इल्ज़ाम वो उस कंप्लेन के अंदर लगा देगी। जब वह इल्ज़ाम लगा देगी, आपके पास अगर कॉल आती है तो आपको उस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको साथ-साथ वकील नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपके खिलाफ कंप्लेन होगी, आपको सीधा-सीधा जब आपको कॉल करके बुलाया जाएगा तो आपको वहाँ पे जाना है, जिस टाइम पे जिस जगह पे बुलाया जाएगा, थाने में या फिर महिला आयोग में, जहाँ भी आपकी पत्नी ने कंप्लेन करी होगी। वहाँ पर आप जाइए, उसके बाद आपके पास यही सॉल्यूशन है कि वहाँ जाके अपना पक्ष रखें, कंप्लेन को देखें। अगर आपको ऐसा डर है कि वहाँ जाओगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी बार देखते हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी थी, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था कि किसी भी पति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक आपके पास वैलिड रीज़न ना हो। वैलिड रीज़न का यहाँ पे मतलब ये है कि ऐसा कोई ग्राउंड कि पति या तो भागने वाला है, आपने भागते हुए अरेस्ट करा तो आपके पास ग्राउंड है कि आप अरेस्ट कर लेंगे। सिर्फ़ ये लिखना अरेस्ट का रीज़न कि हमें आशंका थी कि ये भाग जाएगा या फिर ये ऐसा कुछ कर देगा। आशंका क्यों थी? एक वैलिड रीज़न देना होगा। नहीं तो उनको आपको अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं है। तो ज़्यादातर होता है पुलिस वाले कभी भी इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं जाएँगे। क्योंकि पुलिस वालों को भी अपनी नौकरी का डर होता है। अगर कोई पुलिस वाला सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ऊपर उठ के जाएगा, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। कार्रवाई कराने से उनकी नौकरी भी सस्पेंड हो सकती है। तो इन चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
आप वहाँ पर जाएँ, अपना पक्ष रखें। जब आप अपना पक्ष रखेंगे तो आप वहाँ पे अपनी पत्नी से बात कीजिए, क्योंकि वहाँ पे वो आपको बात करने के लिए बोलेंगे कि आप लोग आपस में ही समझौता कर लें। अगर आप लोग वहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल कीजिए अपनी पत्नी से कि वो क्या चाहती है। अगर वो आपसे डाइवोर्स चाहती है, सिर्फ डाइवोर्स लेने की वजह से उसने आपके खिलाफ कंप्लेन तो करी उस मामले के अंदर बेहतर यही रहेगा कि आप उससे म्यूचुअली अलग हो जाए, यानी कि सेक्शन 13B के अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स ले ले, आपसी सहमति से अलग हो जाए। क्योंकि अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, चाहे किसी भी वजह से नहीं रहना चाहती, तो आप उससे जबरदस्ती नहीं रख सकते। इस तरह से नहीं तो कोर्ट में केस करके वो आपसे अलग हो ही जाएगी, और जब मामला कोर्ट में पहुंच जाएगा तो और ज्यादा परेशानी होगी कि आपका टाइम भी खराब होगा, आपको वकील को भी करना पड़ेगा। वकील आपको बोल तो देगा कि मैं देख लूंगा, लेकिन वो केस इतनी जल्दी निमटता नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप वहीं पर अपनी पत्नी से बात कर लें। लेकिन अगर उसकी मांग है कि मान लीजिए वो कहती है कि नहीं, सिर्फ डाइवोर्स नहीं, मुझे ये भी चाहिए या फिर मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए, जो भी चीजें वो मांगती है आपसे, अगर आपको लगता है कि वो जायज मांग है तो आप पूरी कर दीजिए। अगर आप नेगोशिएशन करना चाहते हैं कि नहीं, मैं इतना नहीं इतना कर सकता हूँ, तो आप वो चीज भी वहां पे कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस वाले आपके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं करते, पुलिस वालों को अथॉरिटी नहीं है। वो सिर्फ एक कंप्लेंट के बेसिस पे आपको वहां पे बुलाया गया था। और इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, जिसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस दी है इस केस के अंदर, कि जो गाइडलाइंस पहले इशू की गई है कि आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बेफालतू में आपको परेशान नहीं किया जाएगा, और साथ साथ आपकी पत्नी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने मान लो मारपीट का या फिर आपने क्रूएलिटी करी है, इस तरह का कोई एलिगेशन लगाए तो उसको एविडेंस दिखाने पड़ेंगे, तब एक पुलिस वाला सोच सकता है, यानी कि उसके बाद भी आपसे बात करेंगे, पहले आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी अगर आप दोनों का सेटलमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर आप दोनों वहीं पे सेटल कर लेते हैं तो उसका फायदा आपको ये रहेगा कि आपका ना टाइम बर्बाद होगा, ना पैसा बर्बाद होगा, दोनों की आपसी सहमति से आप अलग हो जाएंगे। वहां पे आपको जो मेंटेनेंस देना है वो दे देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 1% वहां पे नहीं होता, आपका वकील तो आपको कह देगा कि हाँ मैं देख लूंगा, लेकिन वो केस चलता ही जाएगा। और उसके बाद आपकी पत्नी सिर्फ डीवी एक्ट या फिर मेंटेनेंस का केस नहीं करेगी, वहां पे वो रेजिडेंस का भी डाल सकती है, या फिर ऐसे कई सारे जो राइट्स है वो सब कुछ डाल देगी। लेकिन डालने का मतलब या फिर केस के अंदर एलिगेशंस लगाने का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रूफ कर पाएगी, क्योंकि जैसा कि वो सारे झूठे ही एलिगेशंस है, तो आपको बिना डरे पहले तो वहां पे जाने का भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो झूठे एलिगेशन है तो मामला क्या ही गंभीर होगा। जब तक गंभीर मामला नहीं है पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, और पत्नी कितने भी गंभीर आरोप लगा दे उसको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो साबित नहीं करेगी तो वो आरोप वैसे ही विड्रॉ हो जाएंगे। तो जब आपका केस कोर्ट में भी जाएगा या फिर आपका केस अभी चल रहा है कोर्ट के अंदर और आप लोग सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप केस चलते हुए भी आपसी में बात करके उस मामले को सेटल कर सकते हैं। जब आप आपसी में बात करके उस मामले को केस के दौरान भी सेटल कर लेंगे, तो आपका जो केस है, यानी कि जो भी उसने चार्जेस लगा रखे होंगे, मेंटेनेंस का विड्रॉ हो जाएगा सेटलमेंट के बाद, डीवी एक्ट का भी विड्रॉ हो जाएगा सेटलमेंट करने के बाद। लेकिन जो मामला होगा 498A या फिर 85 86 बीएनएस का, तो उसके अंदर पत्नी के बयान लिए जाते हैं। जब मामला दर्ज होता है तो वो बयान चेंज करवाने होंगे, वो आपकी फाइल के हिसाब से वकील चेंज करवा देगा। अगर आप लोग सेटलमेंट कर लेते हैं तो वो विड्रॉ हो जाएगा आसानी से, तो आपको इन चीजों के लिए परेशान नहीं होना होगा। लेकिन अगर दोनों ही साइड से लोग ईगो में रहेंगे और वो सेटलमेंट नहीं करोगे तो आप दोनों का ही नुकसान है। तो बेहतर यही होगा कि आप वहां पे 13B के अंदर डाइवोर्स ले ले, आपसी सहमति से वहां पे थोड़ा सा नेगोशिएशन कर ले। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता रीस्टोर हो सकता है तो आप उससे पूछ ले कि वो किस वजह से घर छोड़कर गई, किस वजह से उसने कंप्लेन करी, तो वो जानकर अगर आपको लगता है कि वो आप चीज सुधार सकते हैं या फिर ऐसा कुछ हुआ था और वो सही है, तो आप उस चीज को वहीं पे बात करके खत्म कर सकते हैं। या फिर अगर अलग होना चाहते हैं तो वहीं पर म्यूचुअल डाइवोर्स कर ले, यानी कि आपसी सहमति से अलग हो जाए।
इसके बाद एक और मामला आता है, एक मामला होता है कि पत्नी घर पर ही आपके साथ रह रही है, लेकिन आपको मेंटली टॉर्चर कर रही है, आपके घरवालों को परेशान कर रही है कि मैं आपको आपको इन एलिगेशंस में फँसा दूँगी या मैं ये केस कर दूँगी। तो उस चीज़ का सीधा-सा सॉल्यूशन आपके पास ये है कि अगर आप पहले उससे बात करके देखिए, वो मानती है कि ऐसा कुछ है या फिर आपकी आपसी में घर-घर में ही बात ठीक हो जाती है, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं होती तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी माताजी से एक एप्लीकेशन डलवा दीजिए एसपी के पास कि इस तरह का हमारे घर में हमारी बहू का या फिर आपकी पत्नी का बर्ताव है और हमें ये सब पसंद नहीं है, हमें इस तरह से वो टॉर्चर करती है या फिर हमें ये सब बोलकर कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूँगी, ये सब लिखकर आप एसपी को एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर इसके अलावा मदर से नहीं तो सिस्टर से करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर एसपी को नहीं तो आप डायरेक्ट एसडीएम को भी दे सकते हैं, लेकिन एसडीएम के पास एप्लीकेशन देने का माध्यम रहेगा आपका वकील के द्वारा। एक वकील अपॉइंट करेंगे, उसके बाद एसडीएम को एप्लीकेशन दी जाएगी। आप एसपी या एसडीएम किसी को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो अब बात आती है कि इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन सीधा-सा आप ही के पास है कि अगर आप चाहें तो आपसी सहमति से अलग हो जाए और अगर रिश्ता रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो भी आपसी सहमति से ही करें। क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं तो आपका टाइम भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। तो सॉल्यूशन सीधा-सा आप ही के पास है, बिना डरे, क्योंकि गंभीर आरोप होते हुए भी आपने कुछ करा नहीं है, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, आपको कभी भी इस तरह से परेशान नहीं किया जा सकता। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही जानकारी आपको होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।